साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके साथ देखिए मैंने जो कल क्लास डाली थी वो टैक्सोनॉमी पर डाली थी, बोले तो वर्गीकरण पर डाली थी। और उसमें मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए थे और उनमें से 2 टॉपिक रह रहे थे, जैसे पादप जगत और जंतु जगत की मैंने बात बताई थी। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपके लिए पादप जगत, ठीक है। तो पादप जगत के लिए हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम जंतु जगत के लिए आज ही कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो भी मतलब क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैं उसे मतलब इसके पार्ट के बाद ही जस्ट लगाऊंगा, इस लेसन के जस्ट बाद ही आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब वीडियो को मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बच्चा, मतलब हमारे मतलब वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि लोगों की वीडियो पसंद नहीं आ रही है शायद। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जिससे हमें पता चले कि वीडियो को और ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए, इसमें जो कमी रहनी है उन्हें पूरी करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। कमेंट में बताएं कि हमें आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी पूरी वीडियो पसंद आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के बारे में पादप जगत। पादप जगत के बारे में आज हम जानेंगे पादप जगत क्या है। तो इसके मैंने तुम्हें बताया था, कवक बताया था, कवक। तो कवक से बढ़कर जो जगत बना है, कवक में से ही एक जगत बना पादप जगत, ठीक है। क्योंकि इसमें कौन से जीव थे? यूकैरियोटिक जीव थे। यूकैरियोटिक जीव आते थे इनके अंदर। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। जिस कोशिका के अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित हो जा, केंद्रक के ऊपर की झिल्ली होती है ये पूरी विकसित हो जानी चाहिए, बोले तो ये एक मेम्ब्रेन बन जानी चाहिए इस तरह की, तब ये क्या बन जाती है, एक, तभी से हम कहते हैं पूर्ण विकसित केंद्रक कहेंगे, ठीक है। तो हम पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप जगत को मैं आपके लिए एक एक टॉपिक करके लेकर चलूँगा और बहुत ध्यान के साथ इसे पढ़ेंगे। तो पादप जगत में क्या होता है, पादप जगत लिखेंगे और इसमें एक एक करके नंबर 1 नंबर डालेंगे इसका। देखो क्या है नंबर, इसी तरह से हम शॉर्ट नोट्स बना चले जाएंगे। नंबर 1 बात यह है कि ये कैसे हैं, यह बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, क्योंकि इनमें बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जीव बनता है, ठीक है। बहुत कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, दूसरी बात यहाँ पर लिखेंगे हम, ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ये जो हैं यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं। पादप जगत के प्राणी जो हैं जीव होते हैं। तो ये देखेंगे यूकैरियोटिक जीव है पहली बात तो, और दूसरी बात ये बहुकोशिकीय हैं, सही। इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी बात देखो, इनमें एक बात और है, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग हरा होता है। तो हम पादप जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, पादप जगत को साथ साथ लिखते चलेंगे किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, पादप जगत का। फिर तीसरा टॉपिक क्या था, तीसरा टॉपिक था इसका, इनकी कोशिका में, इन ये पादप जगत की जो कोशिका है, इनकी कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसके लिए कहते हैं हम क्लोरोफिल, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है, पौधों का रंग हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे संपन्न होती है, तो आप बता देंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरित लवक के कारण संपन्न होती है, सही है। हरित लवक जिसके अंदर ना होगा प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सूर्य से भोजन बनाने के लिए हरित लवक की जो आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, इसी तरह से लिखते हुए चलेंगे, एक एक टॉपिक को हम कवर कर देंगे सारे के सारे। इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो टैक्सोनॉमी पर टोटल के टोटल क्वेश्चंस होंगे, कि इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद आगे देखेंगे कि ये अपना भोजन किससे बनाते हैं, प्रकाश से बनाते हैं। ये बात तो सब लिख लेंगे, मैं इस पेज को मिटा दे रहा हूँ, दूसरे मतलब नए सिरे से लिखना स्टार्ट करेंगे।
कि ये जब प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी जीव को मार कर नहीं खा रहे, तो इसलिए किस प्रकार के जीव कहलाएंगे, ये स्वयंपोषी जीव कहलाएंगे। ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो ये स्वयंपोषी जीव होते हैं। ये स्वयंपोषी जीव होते हैं, स्वयंपोषी जीव होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए ये स्वयंपोषी कहलाएंगे। ठीक है, ये स्वयंपोषी जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या हैं, स्वयंपोषी हैं। सही है, आगे देखेंगे। एक चीज़ और है, हमने तुम्हें कोशिका पढ़ाई थी, कोशिका में इस तरह से मैंने कोशिका का चित्र करके बताया था मैंने, इस तरह का। तो कोशिका के ऊपर इस तरह से लेयर पाई जाती है एक, ये तो थी कोशिका की झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक चीज़ पाई जाती है, कोशिका भित्ति। जब कोशिका भित्ति, इसके ऊपर एक चीज़ और पाई जाती है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। तो मैंने ये कोशिका बताई थी, इस तरह से चित्र बनाकर दिखाया था मैंने, जिसमें ये कोशिका जो होती है, ये वाली कोशिका भित्ति कहलाती है। सबसे बाहर वाली जो झिल्ली है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति। और अंदर वाली जो होती है दूसरी लेयर, ये कहलाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो है कोशिका भित्ति, ये मतलब ये पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है। सही है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली सब पाई जाती है इसके अंदर तो। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो उसमें ये नहीं पाई जाती है, ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो अगर से पूछा जाए कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो केवल पादप जगत में, केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसको नोट कर लिख लेंगे यहाँ पे। इनकी कोशिकाओं में, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है, मतलब ये उसमें ही कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। नंबर 2, कोशिका भित्ति बनी हुई किसकी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ये बात नोट कर लिख लेंगे। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। नेक्स्ट देखेंगे, ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति का कार्य, ये कोशिका भित्ति का जो कार्य है वो क्या है, यह पेड़ों को कठोर बनाती है, यह पौधों को कठोर बनाती है, पौधों को कठोर बनाती है। सही है, मतलब पौधों की कठोरता जो होती है किस कारण होती है, कोशिका भित्ति कारण होती है, कठोर बनाती है, पौधों को कठोर बनाती है। और नंबर 2 बात क्या है, यह है पेड़ों की जो बाह्य आघातों से रक्षा करती है। मतलब जैसे कोई कीड़ा उड़ा उसे काट ले तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो बहुत कठोर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसमें बाह्य आघातों से रक्षा करती है। यह है बाह्य आघात, मतलब बाहर की चोटों से, जो भी बाहर से मतलब चोट वोट लग जाए इसे, तो उससे भी इसकी रक्षा करती है, बाह्य आघात से रक्षा करती है, मतलब रक्षा करती है। तब पादप जगत के बारे में पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखेंगे कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है। मैं जीवाणु पढ़ाया था। कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाई जाएगी, देखो कोशिका भित्ति जीवाणु में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, पादप जगत में पाई जाती है, पादप जगत में पाई जाती है। आज का वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, मैं टोटल ये जगत भगत आज सब खत्म करके ही मानूंगा। आज ये जितने भी किंगडम हैं ये सब खत्म करके तभी सांस लेंगे, आज कितनी लंबी वीडियो हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। और जब जीवाणु की आपसे पूछा, जीवाणु की कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, लेकिन पादप जगत की कोशिका भित्ति जो बताई थी मैंने, किसकी बताई थी, पादप जगत की कोशिका भित्ति
सेलुलोज की बताई थी, लेकिन जीवाणु की जो बनी होती है वो किसी और पदार्थ की बनी होती है। मतलब जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति अगर आपसे पूछा जाए तो ये बनी होती है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की बनी होती है। सही है। अमीनो अम्ल किसकी बनी होगी? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट, इनसे बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति। अगर आपसे पूछे जीवाणु कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो अमीनो अम्ल की बनी होती है और प्लस में कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि पादप जगत की, प्लांट की किसकी बनी होती है, प्लांट सेल्स की किसकी बनी होती है, तो वो होती है सेलुलोज की। अगर आपसे पादप कोशिका किसकी बनी होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप बताएंगे कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखो, कवक की किसकी बनी होती है? पाई तो नहीं हो जाती है, लेकिन बनी हुई किसी अलग अलग पदार्थ से है। कवक की कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी हुई, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। सही है। और पादप कोशिका की अगर पूछी जाए, पादप कोशिका की, तो सबकी बता चुका मैं। पादप की किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की जो है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज। ये भी पूछे गए हैं कि किसी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। सही है। और अभी मैंने पीछे बताया जीवाणु किससे बनी होती है। अगर जीवाणु को आपसे पूछा जाए तो जीवाणु की अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये बाद में बता चुका हूँ पिछले। अब देखो, पादप कोशिका किसमें पाई जाएगी? पेड़ों के अंदर ही पाई जाएगी, क्योंकि इसका नाम ही पादप है। तो पादप जगत को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। पादप जगत भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो पादप जगत में मतलब कुछ पौधे भी कुछ समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ थल पर पाए जाते हैं। मतलब हर प्रकार की जलवायु में उगने वाले पौधे होते हैं। कुछ पौधे क्या कहते हैं, केवल पर्वतों पर पाए जाएंगे, कुछ उष्णकटिबंधीय पौधे इस तरह के जो होंगे। तो पादप जगत को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। देखो, पादप जगत के लिए नंबर 1 जो बांटा गया शैवाल, शैवाल। नंबर 2 बांटा गया आपको ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा बांटा गया। नंबर 3 बांटा गया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो पादप जगत के लिए बांटा गया शैवाल में, मतलब शैवाल है ना, और एक ब्रायोफाइटा है ना, एक टेरिडोफाइटा। फिर जिम्नोस्पर्म के लिए कहते हैं अनावृत बीजी, और एक होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी के लिए कहते हैं एंजियोस्पर्म। सही, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। तो इनके लिए मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है। इन सब के लिए अलग अलग पढ़ेंगे अब। तो थैलोफाइटा, पैराफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी, ये पादप जगत के विभाग हैं अलग अलग। तो ये जो पादप जगत बन जाता है आगे चल के, ये बन जाता है बोटनी। मतलब हम जब पढ़ेंगे तो वनस्पति विज्ञान अलग बन जाता है और आगे जाकर जंतु विज्ञान अलग बन जाता है। जंतु विज्ञान जो पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में अलग बन जाता है, जिसमें मानव शरीर के बारे में और भी बहुत सारे शरीर, मतलब जैसे जिसके अंदर संकॉर्डा पोलिटा पढ़ाए जाते हैं, मतलब जंतु जगत में पढ़ जाता है। और ये जो वाला जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं पादप जगत जो बोटनी बन जाता है आगे जाकर। बस इतना ध्यान रखें। तो अब हम पहला हेडिंग डालेंगे शैवाल के बारे में। नंबर 1 डालेंगे, मतलब पादप जगत का पहला खंड शैवाल। शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, शैवाल क्या है। ठीक है। शैवाल के बारे में इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे शैवाल के अंदर कि ये जो हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये तो मैंने बता दिया आपके लिए। तो ये लिख लेंगे, कोशिका भित्ति पाई जाती है इसके अंदर। मतलब ऐसे नोट्स बना चले जाएंगे। नंबर 1 शैवाल लिखेंगे, उसके आगे कोशिका भित्ति पाई जाती है इसके अंदर, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। नंबर 2 बात लिखेंगे इसके अंदर, ये बहुकोशिकीय जीव में कैसे हैं, बहुकोशिकीय होंगे, ये बहुकोशिकीय होते हैं। फिर नंबर 3 लिखेंगे, नंबर 3 देखिए गौर से पढ़ें बच्चा, एक एक बात के लिए ध्यान से पढ़ें। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये देखो इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। ये स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद अपना भोजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? खुद अपना भोजन क्यों बना पाएंगे ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा। क्यों क्या होगा? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा,
क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाता है इन वाले पौधों में से पाया जाता है क्या पादप जगत का। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर लिखेंगे कि इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। इस वर्ग में क्या है, इस वर्ग में सभी पौधे आते हैं, सभी पौधे आते हैं, मतलब जंतु एक भी नहीं आएगा, सिर्फ पौधे पौधे मिलेंगे। पौधे आते हैं, पौधे आते हैं, पौधे आते हैं, सही है। आगे हैं तो ये मतलब आप समझ गए होंगे प्लांटी कहाँ पाए जाते हैं। दूसरी बात है समुद्री जीव, मतलब समुद्र में पाए जाने वाले पौधे होंगे, तलहटियों से लगे पौधे। दूसरा आता है इसके बाद देखिए कौन सा था, थैलोफाइटा, है ना। थैलोफाइटा पढ़ाता हूँ पहले आपके लिए। थैलोफाइटा पढ़ेंगे, इसके बाद नंबर 2 लिखने वाले हैं अपने थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये 9th की क्लास की लास्ट क्लास है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। आगे जो क्लास आने वाली है फिजिक्स में आने वाली है उसे मिस ना करें, क्योंकि वो क्लास टोटली जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड, जो जैसे न्यूमेरिकल कैसे कैसे सीखे जाते हैं, कैसे कर पाएंगे हम न्यूमेरिकल के लिए, सारी बातें सीखेंगे। पहले बेसिक पढ़ाऊँगा एक क्लास, जिसमें सिर्फ मात्रक उत्तरक बताऊँगा, और उसके बाद मात्रक वगैरह बताएंगे, और उससे अगले वाली जो क्लास होगी वो थ्योरिकल होगी। थैलोफाइटा में देखो क्या होता है। नंबर 1 बात यह है, इसके अंदर इनके पौधों में विभेदीकरण नहीं पाया था। विभेदीकरण की बात मैं बताऊंगा, विभेदीकरण किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर। विभेदीकरण नहीं पाया जाता, मतलब हम इसमें देखो जो नॉर्मल से पेड़ जो होते हैं उनके अंदर मतलब तना अलग बता देते हैं, सही है। जो जड़ होती है, रूट्स, इन्हें हम अलग बता देते हैं, ये रूट्स हैं। इसके जो मतलब पत्तियां होंगी उन्हें हम अलग बता देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम बता नहीं सकते कौन सा भाग पेड़ है, कौन सा भाग जड़ है, और कौन सा भाग इसमें पत्तियां हैं। तो हम इन भागों का विभेदीकरण नहीं कर सकते, सही है। तो वो कौन से जीव हैं, थैलोफाइटा। सिर्फ थैलोफाइटा के अंदर ऐसा होता है कि हम इनका विभेदीकरण नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखेंगे। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, इस वर्ग में सब शैवाल हैं। थैलोफाइटा, अगर शैवाल पूछे, शैवाल जगत को थैलोफाइटा भी कहते हैं, सही है। इसमें सब क्या आते हैं, इसके अंदर थैलोफाइटा आते हैं, इसके अंदर सबके सब शैवाल आते हैं, सॉरी। इसके अंदर शैवालों को रखा गया है। इसमें क्या रखा गया है, इसमें शैवाल रखेंगे, सारे के सारे शैवाल किसमें पढ़ाए जाते हैं, थैलोफाइटा के अंदर। शैवालों को रखा गया है। इसमें सब शैवाल ही शैवाल आएंगे। नंबर 3 बात क्या आती है इसमें, नंबर 3 बात ये है, ये नमी में उगते हैं। कहाँ उगते हैं, नमी में। यह है नमी में उगने वाले जीव हैं, नमी में उगते हैं, ये नमी में उगते हैं। जहाँ पर थोड़ी नमी होगी वहाँ पर ही ये उगेंगे, ठीक है, वहाँ ये उगते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं मैं बताऊँ आपके लिए, इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे। देखो वीडियो मिस ना करें, ये बहुत टफ होता है, ये सब नहीं पढ़ा पाते। मैंने इतना देख चुका हूँ, मतलब यूट्यूब पर भी बहुत, मतलब हर एक क्लास में ऐसा नहीं पढ़ा, इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बेस्ट देना चाहता हूँ अपना, जो यूट्यूब पर जितनी भी नॉलेज है ना, थोड़ी या ज़्यादा जितनी भी है मेरे अंदर, मैं सब यूट्यूब पर डालना चाहता हूँ। बस यही मेरा लास्ट मतलब उद्देश्य है कि सारी जो मतलब जैसे पढ़ाई रियल में होनी चाहिए वो पढ़ो तो अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम तो खर्च होता ही है हर पढ़ाई में, चाहे किसी दूसरी की पढ़ो या हमारी पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट पढ़ो, ठीक है। तो इसमें हम सारा का सारा पढ़ेंगे। ये नमी पाए जाते हैं, ठीक है, नमी में उगते हैं थैलोफाइटा के जीव जो हैं। इसके जो एग्जाम्पल वो स्पाइरोगाइरा, क्या है, स्पाइरोगाइरा इसके अंदर पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा इसमें पाया जाएगा। और एक पौधा, ये यूलोथ्रिक्स, ये उदाहरण पूछे जाएंगे आपसे, ऐसे कैसी ग्रुप डी में उदाहरण आ सकते हैं कि यूलोथ्रिक्स किस समूह का पौधा था, किसका, ये थैलोफाइटा का। ये सारे के सारे हम पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम स्पाइरोगाइरा हो गया। दूसरी बात इसमें लिखेंगे यूलोथ्रिक्स। इनका ये हिंदी इंग्लिश नाम एक से ही होते हैं, याद करना ही पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए यूलोथ्रिक्स किस संघ का पौधा है,
यह पादप जगत के किस खंड का पौधा है, तो ये किसका है, थैलोफाइटा का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्लेडोफेरा। ये जो पौधे पाए जाते हैं साथी, ये किसमें पाए जाते हैं, सबके सब थैलोफाइटा में आने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट जो लिखेंगे, नेक्स्ट बात जो मतलब टॉपिक है वो किस पर है, नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं अपने। ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं देखिए। ब्रायोफाइटा में वो जीव आते हैं जो भूमि पर भी उगते हैं और जल में भी उगते हैं। ये भूमि पर भी उगते हैं, भूमि पर और जल दोनों में उगते हैं। ये दोनों में उगते हैं, ये दोनों में उगते हैं। इससे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आप समझ रहे होंगे, ये भूमि में भी उग रहे हैं और ये जल में भी उग रहे हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पादप जगत का उभयचर। ठीक है, इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, जगत का उभयचर कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें नोट करके लिखेंगे, ऐसे ही नोट्स बनते चले जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट देखेंगे इनके क्या है, इनके ये भाई बन जाए बकरी भी यार। तो देखेंगे साथियों ब्रायोफाइटा के और क्या क्या लक्षण हैं। तो इनमें विभेदीकरण पाया था। ठीक है, इसमें अभी जो मैंने पढ़ाया था आपके लिए थैलोफाइटा, उसमें विभेद नहीं कर सकते कि पत्ती कौन सी है, तना कौन सा, लेकिन इनके अंदर विभेदीकरण पाया जाता है। नंबर 2 बात इसकी क्या थी कि इनमें विभेदीकरण पाया जाता है, विभेदीकरण पाया जाता है, पाया जाता है। अगर हम देखें मतलब क्या होता है इसका, तो इसमें तना, पत्ते और जड़ इनके लिए अलग अलग देख सकते हैं हम स्पष्ट से, इसमें जड़ कौन सी है, पत्ते कौन से, और ये हम देख सकते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर तो इसमें बहुत सारी बात है। इसमें एक भाग में तो इसमें मतलब जल ले जाने की ऊतक पाए जाते हैं, दूसरे भाग में इसमें ऊतक भी स्पष्ट नहीं पाए जाते, मतलब विशिष्ट ऊतक नहीं होते, लेकिन संवहन ऊतक नहीं, मतलब एक तरफ तो जल ले जाने के लिए होते हैं और एक भाग से मतलब जो खाना वाना ले जाने वाले होते हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट रूप से पूर्णतः विकसित नहीं होते। ऊतक भी होंगे तो इसके अंदर टिश्यू जो होंगे। नंबर 2 इसमें देखो, इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, मॉस देखो मॉस क्या होता है, मॉस फ्यूनेरिया का अगर मैं पौधे की बात करूं तो आप कहाँ देखेंगे इसके लिए, अपने घर के पास में देखेंगे इसके लिए आप। जब आप कभी कभी जब ज़्यादा बरसात पड़ती है तो नाली की तलहटी से हरी हरी घास जैसी जो काई जैसा जम जाती है, जैसे काई कहते हैं हम अपनी आम भाषा में, तो वो काई जो होती है वो बिल्कुल उसको घेर कर देखा तो उसमें दिखाई देगा आपके लिए एक छोटा सा पौधा, तो मॉस फ्यूनेरिया होता है। ठीक है, एक होता है मार्केसिया। ठीक है, एक पौधा क्या है, मार्केसिया। और बहुत सारे पौधे होंगे इनके, जिस पर जानकारी ना जितनी उतनी बता रहा हूँ कि अब देखो ब्रायोफाइटा की बात बताएं तो ये भूमि पर और जल में दोनों में उगते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। सही है, इनमें विविधीकरण पाया जाता है, तना और फूल पत्ते सब अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कौन कौन से हैं, टेरिडोफाइडा, एक इसमें टेरिडोफाइटा है ना, इसमें टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे टेरिडोफाइटा, इसके बारे में लिखेंगे, इसमें कौन कौन से आएंगे। सही है, देखो इसमें क्या होता है, इस वर्ग के पौधे मतलब ऊपर सबसे मैंने जो बताया थैलोफाइटा में तो बिल्कुल हम पहचान ही नहीं सकते जड़ कौन सी, तना कौन सा, पत्ती कौन सी। ब्रायोफाइटा में कुछ कुछ देख सकते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पष्ट देखते हैं। मतलब इसमें अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखेंगे, इसमें अपनी भाषा में लिखना चाहें तो जड़, तना तथा सही से लिखा जा रहा है,
जड़, तना तथा पत्तियों में स्पष्ट विभेद करते हैं। सही, इस पे स्पष्ट विभेदीकरण पाया जाता है, स्पष्ट विभेदीकरण पाया जाता है। इस वाले जो पौधे हैं, ये वाले टेरिडोफाइटा में जड़ भी देख सकते हैं, तना भी, और पत्तियों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। अभी मैंने आपके लिए ब्रायोफाइटा में बताया था कि इसके अंदर जो ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक दो होते हैं। मैंने तुम्हें ऊतक में पढ़ाया था, टिश्यू वाले पार्ट में बताया था कि संवहन ऊतक दो होते हैं। आपसे पूछा जाए संवहन ऊतक कौन कौन से हैं, तो संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फिलोयम। ठीक है, जाइलम और दूसरा है फिलोयम। आपसे पूछा जाए कि संवहन ऊतक कौन से हैं, तो जाइलम और फिलोयम। जाला जा, ये जाला जल, ये जल को ले जाने का कार्य करता है ऊपर की ओर। और फिलोयम ये मतलब भोजन को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के थ्रू ऊपर से बिल्कुल जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संवहन ऊतक। आगे है, इनके शरीर के एक भाग में दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों को संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ये बात देखो, लिखेंगे इनके शरीर में एक भाग से दूसरे भाग तक जल ले जाने के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे संवहन ऊतक किसमें स्पष्ट होते हैं, तो सिर्फ टेरिडोफाइटा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक चीज़ और है इसके अंदर कि इसमें अगर जिसमें भी इसमें टेरिडोफाइटा में नंबर 2 एक चीज़ होती है, इसमें क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम, दो बातें और होती हैं। तो क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं कि टेरिडोफाइटा के वो बे पेड़, मतलब टेरिडोफाइटा के वे सभी जंतु, मतलब टेरिडोफाइटा, ये क्या हो गया, तो लिखेंगे टेरिडोफाइटा के वे पौधे जिनमें जो रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब जननांग, जिसे हम जननांग कहते हैं, वो अप्रत्यक्ष पाए जाते हैं इनमें। जिन जिन समूह में टेरिडोफाइटा में वे पौधे जिनमें जननांग मतलब अप्रत्यक्ष पाए जाते हैं, ये पाए नहीं जाते, मतलब पाए जावे ना जाए कुछ ना मालूम, इनका होते भी होंगे या ना भी। सही है, तो टेरिडोफाइटा के वे पौधे जिनमें जननांग अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं, उन्हें क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो इस बात के लिए मतलब इग्नोर ना करें, मतलब इसे छोड़े ना, बहुत गौर से पढ़ने की चीज़ है। क्रिप्टोगैम कौन से होते हैं, जिन टेरिडोफाइटा के जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, मतलब पूर्ण तरह से विकसित नहीं होते रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके। अगर मतलब ये अगर जननांग पूर्ण विकसित हो जाए, या प्रत्यक्ष जननांग वाले जो पौधे होंगे, प्रत्यक्ष जननांग वाले पौधे टेरिडोफाइटा में, वो क्या बन जाते हैं, फ्रोनोगैम, मतलब फेनरोगैम बन जाते हैं, फेनरोगैम। वो फेनरोगैम कहलाते हैं जिनके अंदर प्रत्यक्ष जननांग पाए जाएंगे। मतलब फूल में अगर कोई पुष्प होता है, वाले फूल है ये इस तरह का बना हुआ, इस तरह से, तो इसमें मतलब एक तो ये सबसे ऊपर वाला जो है पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो है
ये इसका पुरुष भाग है और नीचे वाला भाग जो वो कैसा है, स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है। तो इसके अंदर तो हमें पता है कि इसके अंदर कौन सा स्त्री केसर, इसके अंदर पुंकेसर। तो ये वाला फेनरोगैम होंगे ये वाले पौधे जो आजकल हम जो देख पा रहे हैं, सारे पौधे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब किस प्रकार के पौधे हैं, मतलब फेनरोगैम। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो इसमें ना तो जननांग विकसित होते हैं, पता ही नहीं से भ्रूण कौन, पोष कौन, सॉरी क्या कहते हैं, स्त्री केसर कौन सा, सब पुंकेसर कौन सा। तो इसके अंदर जो पौधे कैसे कहलाएंगे, क्रिप्टोगैम कहलाएंगे। सही है। तो आगे देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। क्या? अनावृत बीजी। जिसके बीज के ऊपर क्या, मतलब जिस बीज के ऊपर आवृत नहीं पाया जाएगा, यानी इसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा, तो वो कैसे होंगे, अनावृत बीजी। सही है। तो ये जो है इसमें नग्न बीज होते हैं, इनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता, आवरण नहीं पाया जाता। बे बंजा भैया कैसे मूड खराब कर रहे हैं, नहीं, आवरण नहीं पाया जाता। तो अनावृत बीजी कौन से कहलाएंगे, जिनके मतलब बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा, वो कैसे हैं, अनावृत बीजी। और ये जिम्नोस्पर्म किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक का, जिनका जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब होता है बीज। सही है। जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा वो कैसे कहलाएंगे, जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे। सही है। तो इसमें जो अगर एग्जाम्पल की बात करें, मतलब ये दूसरी बात, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, यह बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, मतलब वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा, पाइनस, ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे, पाइनस साइकस, से पाइनस साइकस, ये जो हैं पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं और ये बहुवर्षीय रहते हैं, वर्ष भर के हरे भरे रहते हैं। सही है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसे कहते हैं आवृत बीजी, इसे कहते हैं आवृत बीजी। तो आवृत बीजी की अगर बात करें हम, तो आवृत बीजी में क्या है कि इनके ऊपर क्या पाया जाएगा, इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाएगा, इनके बीज पर आवरण पाया जाता है, जिन पर आवरण पाया जाएगा वो कैसे हो जाएंगे, आवृत बीजी हो जाएंगे। सही है। इसमें जो फल का विकास होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। नंबर 2 देखेंगे, इनमें फल का विकास, अंडाशय के अंदर होता है, मतलब ये वाले जो पौधे हैं, इनका जो अंडाशय होता है वो किसमें बन जाता है, वो फल बनता है। वो कैसे बन जाता है, फल। एक चीज़ होती है बच्चा, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष मतलब ऐसा पोषण, ऐसी जगह जहाँ पर मतलब पोषण उसके साथ में रहता है, वो भ्रूणपोष कहलाता है। जिस भ्रूण के अंदर पोषण उसके अंदर ही हो, तो ये भ्रूणपोष जो पाया जाएगा इन वाले पौधे में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म जो है आवृत बीजी भी 2 भागों में बांट जाते हैं, आवृत बीजी भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं आगे चलकर। एक बीज पत्री और एक बन जाता है इसमें द्विबीजपत्री। ठीक है। तो ये मैंने अब तक तुम्हें बिल्कुल पादप जगत पूरा पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जंतु जगत के लिए क्या कहते हैं, एनिमीलिया जगत भी कहते हैं। अब जंतु जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जंतु जगत के लिए 2 भागों में बांटा गया, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी में। सही है। इसे किसमें बांटा गया, 2 भागों में, कशेरुकी प्राणी और नंबर 2 बांटा था अकशेरुकी में।
आकशेरुकी, आकशेरुकी प्राणी। तो कशेरुकी आकशेरुकी कैसे समझें? ये बहुत ही ईजी है समझना, कोई भारी बात है नहीं इसमें। कशेरुकी और आकशेरुकी प्राणी में बांटा गया इसके लिए। ये कैसे समझेंगे? कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें जो है मेरुरज्जु, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पूर्ण विकसित होना चाहिए। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी पूरी विकसित होती है वो क्या कहलाते हैं? वो कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। और आकशेरुकी में जिसमें ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेरुरज्जु वो पूर्ण विकसित नहीं होता, वो कैसे कहलाते हैं? आकशेरुकी प्राणी। तो इसके बारे में हम लिखेंगे नंबर 1 वाले में कशेरुकी प्राणी हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नंबर 1 बात क्या है, इनमें मेरुरज्जु होता है, सही है। मेरुदंड जो होता है, मेरुदंड, इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जो होती है ये विकसित होती है इनके अंदर। मेरुदंड उदर में होता है, उदर में होता है। देखो हमारा जो शरीर होता है बालकों, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया, कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ भी है कि जो हमारा, मान लो हमारा ये शरीर है इस तरह का बना हुआ, इस तरह से तो ना बना हुआ, इस तरह का होता है, लगा लो ये नाक ये मुंह, इस तरह से हमारा शरीर, सही है। तो इससे ये मतलब चला इस तरह का, चला ये फेफड़े वेफड़े बन जाते हैं आगे जाके। तो जो मतलब इसके बाद में और नीचे को बढ़ता हूँ पूरा बना के, ये फेफड़े वेफड़े बन गए नीचे के लिए, तो ये फेफड़े होते हैं इस तरह का। और यहाँ डायफ्राम लगता है, डायफ्राम पढ़ेंगे, जो हमारे क्या करता है, ये ऊपर वाला जो होता है इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी मतलब इसे कहते हैं उदर गुहा, उदर गुहा। और एक होती है एब्डोमिनल, सॉरी थोरेसिक कैविटी के लिए कहते हैं, थोरेसिक कैविटी के लिए जो हिंदी में कहते हैं इसे बक्ष गुहा कहते हैं, इसे कहते हैं बक्ष गुहा, सही है, इसे बक्ष गुहा कहेंगे। और एब्डोमिनल कैविटी जो हैगी, ये वाला जो कैविटी है नीचे वाली, जिसमें हमारे मतलब जो अमाशय है ना और आंत वाँत जो पाई जाती हैं, वो वाला भाग कहलाता है हमारा, वो कहलाता है उदर गुहा। उदर गुहा मतलब हमारी उदर गुहा में आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट से हमें क्या दिखता है, स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है। आप अपना हाथ लगाकर टच करके देख भी सकते हैं, तो बाहर ही आपको दिखाई देगी स्पाइनल कॉर्ड। नीचे की ओर अगर देखेंगे ऐसे कमर पर हाथ लगा के, तो आपको पता लगेगा उदर गुहा में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारा शरीर 2 भागों में बटा होता है, बक्ष गुहा में और किसमें, एब्डोमिनल कैविटी में। एक तो होती है एब्डोमिनल कैविटी जिसे क्या कहते हैं उदर गुहा, ऊपर वाली होती है थोरेसिक कैविटी जिसे बक्षी गुहा कहते हैं। से जब डॉक्टर एक्सरे लिखता है तो एक्सरे में लिखेगा आपके लिए थोरेसिक कैविटी पर राइट का निशान लगाता है। अगर आप एब्डोमिनल कैविटी का एक्सरे कराने जा रहे हैं तो एब्डोमिनल कैविटी का लगाता है। आप देख सकते हैं, इसे नोटिस भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, उदर में स्थित होता है। और मेरुदंड कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है, कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है। कशेरुकी प्राणी के बारे में लिख रहे हैं तो इसमें नंबर 2 बात लिखेंगे, मेरुदंड अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, सही है। और अगर मेरुदंड में पाए जाने वाला पदार्थ पूछे कि मेरुदंड में जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या है, मेरुदंड का पदार्थ क्या है, तो वो नोटोकॉर्ड, क्या पदार्थ है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नाम का पदार्थ पाया जाता है किसमें, हमारे मेरुदंड में। अगर आपसे पूछे कि मेरुदंड में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, नोटोकॉर्ड, ठीक। आगे इसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। कशेरुकी प्राणियों में जो होता है गलफड़े उत्पन्न, गलफड़े होंगे या फेफड़े होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर फेफड़े हैं, और बहुत सारे प्राणी जो होंगे जो गलफड़ों से सांस ले रहे हैं, जिनमें गिल्स होते हैं, तो वो जैसे मछली के अंदर गिल्स होते हैं, तो वो सिर्फ गलफड़े हैं और हमारे अंदर फेफड़े हैं, ठीक है। तो ग्रसनी और फेफड़े दोनों तरह से मतलब क्या होता है, सांस लेते हैं। आगे देखेंगे हम हमारे जो उदरीय पृष्ठ में, अब अभी देखो कोर्डेटा में जो है नहीं, कशेरुकी प्राणी के लिए कोर्डेटा कहते हैं। कोर्डेटा के लिए कितने भागों में बांटा गया, देखो कोर्डेटा प्राणी जो है, कोर्डेटा। अब अगर मैं आकशेरुकी की बात करूं तो आकशेरुकी की तो आप अपने आप ही समझ गए होंगे। आकशेरुकी प्राणी में क्या होएगा कि उनमें जो मेरुरज्जु है वो होएगी ना, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होती नहीं है। तो कशेरुकी के बारे में जो है, कोर्डेटा के बारे में हम कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग,
मत्स्य वर्ग पढ़ते हैं, मत्स्य, और फिर कौन से पढ़ते हैं, उभयचर पढ़ते हैं, उभयचर, उभयचर, और फिर सरीसृप पढ़ते हैं इसके अंदर, सरीसृप, और इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग इसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और होता है स्तनधारी, स्तनधारी। और तो मनुष्य कैसे प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। आपसे पूछे मनुष्य कैसे प्राणी है, तो स्तनधारी में आता है, सही है। मत्स्य वर्ग, उभयचर। अब देखो धीरे धीरे देखो, सबसे पहला क्या था, मत्स्य पानी में रहते हैं, उभयचर पानी जल दोनों में रहते हैं, सरीसृप बिल्कुल धरती पर रहते हैं। पक्षी वर्ग कैसे होते हैं, पक्षी वर्ग क्या है, ये बिल्कुल हवा में उड़ते हैं, मतलब धरती और आसमान में दोनों में रहेंगे। और स्तनपायी धरती पर रहते हैं, ये पानी में रहते हैं, इनका ताप नियत होता है, सही है। उभयचर जो होते हैं इनका ताप भी नियत, मतलब कैसे होएगा, समय के साथ, समय के साथ बदलेगा, क्योंकि बाहर जाएंगे तो अलग टेम्परेचर और पानी में जाएंगे तो अलग टेम्परेचर। सरीसृप का तापमान जो होता है कैसा होता है, सरीसृप का तापमान अगर बात करें इनकी, सरीसृप की, सरीसृप का तापमान जो होता है कैसा होता है, असमतापीय होते हैं, सही है। ठंड में ज़्यादा ठंड लगेगी इनके लिए, गर्मियों में ज़्यादा तेज़ गर्मी है ना, इस तरह के होंगे। पक्षी वर्ग जो है कैसे हैं, समतापीय होते हैं, और स्तनधारी होते हैं समतापीय होते हैं, ठीक है। ऐसे में अभी देखो इनके लिए अलग पढ़ाऊंगा, मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग सबके लिए अलग पढ़ाऊंगा। अब हम आकाशीय प्राणियों की शुरुआत करेंगे, आकाशीय प्राणी से शुरुआत करेंगे, आकाशीय प्राणी, ठीक है। आकाशीय प्राणी से शुरुआत करेंगे। देखो लंबी क्लास होने वाली है, मिस ना करें, मतलब सब सीख जाएंगे इसी के अंदर। आकाशीय प्राणी जो है दो भागों में बड़े बटे होते हैं, प्रोटोजोआ, 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 और एक होता है मेटाजोआ, सही है। इनमें दो में बटे हुए होते हैं आकाशीय प्राणी। तो हम मतलब अब स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम, जो संघ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रत्येक संघ के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे कि किस संघ के बारे में, ठीक है। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 संघ जो है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ संघ होता है। सबसे पहला संघ कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और प्रोटोजोआ में नंबर 1 लिखेंगे, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, यह एक कोशीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये केवल एक कोशिका के बने होते हैं। मैंने कल ही पढ़ाया था कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, और इनके अंदर ये एक कोशिकीय जीव हैं ठीक है। और ये मतलब किस्म कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, जलीय जीव में, ठीक है। पानी में पाए जाने वाले जीव हैं, एक कोशिकीय होते हैं। नंबर 2 बात लिखेंगे इनके अंदर कि यह सभी जलीय जीव हैं। कैसे हैं, जलीय जीव, मतलब जल में पाए जाने वाले जीव हैं। ये सभी जलीय जीव हैं, जल में पाए जाते हैं, सही है। और नंबर 3 बात लिखेंगे हम, नंबर 3 लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ चला गया भाई, नंबर 3 लिखेंगे तो ये यूकैरियोटिक है। कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक। इनके अंदर जो केंद्र होता है वो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं। और देखो ये स्वतंत्र घूम सकते हैं, परजीवी भी हैं, कुछ परजीवी होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कल ही बताया था, इनके आज और एडवांस एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। इनका एग्जाम्पल देखो, अमीबा, सही है, अमीबा इसका उदाहरण है। पैरामीशियम इसका उदाहरण है, पैरामीशियम। आपसे पूछा जाए अमीबा किस संघ का प्राणी है, तो किस संघ का प्राणी है, प्रोटोजोआ का, ठीक है। आगे देखेंगे पैरामीशियम यूग्लिना, मैंने कल ही बताया था, यूग्लिना जो है मतलब पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, सही है, यूग्लिना। और इसके बाद जो है, अब देखो मतलब परजीवी, कुछ परजीवी होते हैं, परजीवी कौन कौन से हैं, परजीवी देखते हैं, ठीक है। परजीवी जो परजीवी मैंने कल बताया था, जहाँ रहते हैं वहीं अपना भोजन बनाते हैं, तो वो परजीवी कहलाते हैं। जैसे एंट अमीबा, कहने के लिए क्या है ये, एंट अमीबा जो है, अमीबा, एंट अमीबा जो है वो एक प्रकार का परजीवी है। ये हमारी आंत में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। और ये पेचिस का कारण बनता है, होने वाली जो पेचिस है या डायरिया उसे उत्पन्न करता है, ठीक है। डायरिया जैसी बीमारी कौन करता है, आंत में एंट अमीबा करता है। नंबर 2 होता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो है ये ट्रिप्नोसोमा,
ट्रिपनोसोमा ये एक ऐसा है जो निंद्रा रोग लाता है, परजीवी है, ये हमारे अंदर लगता है। अगर ये किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसे क्या आता है, निंद्रा, मतलब नींद ही नींद आएगी उसके लिए, वो निंद्रा में सोता रहेगा, ठीक है। निंद्रा रोग आता है और ये अफ्रीका के लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, सही है। ट्रिपनोसोमा तो एक प्रकार का परजीवी है, ये भी एक प्रकार का परजीवी है। तो ट्रिपनोसोमा रोग करता है। और एक परजीवी नंबर 3 मैंने तुम्हें कल बताया था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये सारी की सारी बातें नोट करके किताब में लिख लेंगे, मतलब रफ में अपनी जो भी तुम्हारे पास नोट्स बना रहे हैं उनके अंदर। और इसे मतलब जब एग्जाम आए और उससे पहले रोज से फेरना, रोज से, मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है ये अपने आप में, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बताऊँ तुम्हें सब। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया बनाता है। और मलेरिया किससे फैलता है, एनाफिलीज मच्छर से, ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उससे। नंबर 2 देखो, नंबर 2 लिखेंगे, देखो एक शोर हो रहा है भाई, इसे कंप्रोमाइज़ करेंगे सब बच्चे। नंबर 2 जो है कौन सा है, पेरिफोरा। कौन सा, देखो ये जो है ना, अब हमने जो पढ़ा है प्रोटोजोआ पढ़ा, अब जो आगे को पढ़ेंगे कौन से पढ़ने वाले हैं, मेटाजोआ। कौन से पढ़ेंगे, मेटाजोआ प्राणी पढ़ेंगे, मेटाजोआ के, सही है। मेटाजोआ के सारे प्राणी पढ़ेंगे। तो नंबर 1 इसमें जो संघ आता है वो कौन सा है, फाइलम। कौन इसमें है, पोरीफेरा, इसमें पोरीफेरा। नंबर 2 की बात आती है तो पोरीफोरा जो प्राणी है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोरीफोरा प्राणी, तो संग पोरीफोरा के बारे में पढ़ रहे हैं, पोरीफेरा के बारे में जानकर जुटाएंगे। बड़ा शोर हो रहा है भाई, ये ऐसी जीव जिसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे जीव, ये लास्ट है भाई, इसी के बाद जो मैं क्लास ख़त्म करने वाला हूँ और बाकी के मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। जितने संग रह रहे हैं, और कल जो है बिल्कुल ही इससे लास्ट टॉपिक होएगा और उसमें मैं इसे ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो मैं बस ये लास्ट पढ़ लो क्योंकि शोर ज़्यादा हो रहा है और इससे मेरा ही दिमाग ख़राब हो रहा है और वीडियो में मतलब क्लैरिटी भी नहीं आएगी इतनी, तो इसलिए आज के लिए मैं जो है ना ये वाला संग ख़त्म करा दूँगा और इसके बाद कल मैं पढ़ाऊँगा सारे संग, सही है। संग के बारे में पढ़ाऊँगा जितने फाइलम हैं। तो ऐसे जीव जिनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके ऊपर, यार कैसा हो गया ये, जिनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, ऐसे जीव देखो कौन सी, आप सोच कर देखो, छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे जीव जिनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो किस में आएंगे, सब पोरीफेरा में आने वाले प्राणी हैं, सही है। पोरीफेरा के अंदर आएंगे वो सारे प्राणी। तो इसमें देखो, जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का बना ऐसे होएगा कोई प्राणी जिसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, सही, इस तरह का। और ये जो पानी को अपने अंदर सोख लेता है, पानी को अपने अंदर सोख लेता है, पानी को सोख लेता है, सोख लेते हैं, ये वाले जो प्राणी है पानी को सोख लेते हैं। और इन्हें जो है ना जंतु जगत का स्पंज कहते हैं। पोरीफेरा के जो प्राणी हैं ये जंतु जगत के स्पंज कहलाते हैं, ये जंतु जगत के स्पंज कहलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मतलब इनके उपनाम होते हैं कि ये मतलब निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है, तो पोरीफेरा, ठीक है, इस तरह का नाम होता है। ये है जंतु जगत के स्पंज कहे जाते हैं, सही है। ये जो है जंतु जगत के स्पंज आपने देखा होगा कि जो गद्दे होते हैं घरों में उनमें लग के आती है, अगर हम पानी में डूबो तो पानी को अपने ऊपर सोख लेंगे, उससे जब मतलब दबाएंगे हाथ से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, फिर ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वो उन्हें स्पंज कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, ये बहुकोशी के जीव हैं, ये बहुकोशी के जीव हैं, ये है बहुकोशी के जीव हैं, बहुकोशी के जीव होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली जीव है, ठीक है। इनमें जो जनन पाया था, जनन, ठीक है, ये जनन जो करते हैं कैसे करते हैं, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक का मतलब इनमें जो है जननांग अलग अलग नहीं होते, एक में ही लिंग हो सकते हैं, उभयलिंगी भी हो सकते हैं, मगर ये इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता, अलैंगिक होता है। अलैंगिक जनन के अंदर जनन है वो कैसा है, जनन अलैंगिक होता है, कैसा होता है, अलैंगिक। इनके अंदर जनन होता है वो कैसा होता है, अलैंगिक जनन है, कैसा है, अलैंगिक जनन। ये पानी में रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 बात इसकी ये भी, ये पानी में रहते हैं, ये पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में
रहते हैं। देखो ज़्यादातर प्राणी जैसे पानी में रहेंगे, फिर उसके बाद कैसे आएंगे, तो सब पढ़ेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है पानी में रहने वाले जीव हैं सारे के सारे, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे हैं, साइकोन एक इसका पेड़ है, सही है, मतलब पेड़ तो ना, छोटा सा जीव है। एक हाइलोनेमा है, हाइलोनेमा, सही है। तो आज के लिए इतने काफ़ी भाई साहब, और इस चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ मतलब कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल की और शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई साहब। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लाइक करें, और जो आपकी क्वेरी, जो भी आपके मतलब आपके जो भी मतलब डिमांड है हमसे कि मैं किस तरह की वीडियो और बनाऊँ, तो आप जो हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखें। इस बात के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है भाई, कि मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ संग। और भाई ये सब जो पढ़ाई है, ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं होता, इसमें मतलब कंटिन्यूटी बहुत है बच सके। आप अगर लगातार पढ़ेंगे, लगातार ही मेहनत करेंगे 2-4 घंटे, 8 घंटे, तभी आप कंपटीशन में, ये कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन में तभी आप मतलब मौका मार पाएंगे। आज का जो दौर है बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपटीशन की तरफ से, कंपटीशन दृष्टि से, क्योंकि एक जॉब पाने के लिए 200 या 300 फॉर्म फिलअप होते हैं, ठीक है। और इन लड़कों को 200 में से या 300 में से आपको 199 या 299 लड़कों को काटने के बाद तब आपका नंबर आएगा, ठीक है। इतने लड़कों को काटोगे, इतने बच्चों को काटोगे, तब आपका नंबर आएगा। आप समझ सकते हैं कितना हार्ड कंपटीशन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको मेरी पढ़ाई ठीक नहीं लग रही है, तो किसी दूसरे की जगह जाकर पढ़ें, दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ठीक है। और कंटिन्यूटी बनाए रखें पढ़ाई में, तभी सिलेक्शन पक्का मिलेगा, सही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतने काफ़ी है। कल मैं संघ के ऊपर पूरी एक नई वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें टोटल फाइलम पढ़ाऊँगा। और कल मैं इस मतलब जो टैक्सोनॉमी है इसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है।